मोहताज होना भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है। इस पर मेरी बीवी की हरकतें मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा जो चलने फिरने के काबिल न थी। बड़ी मुश्किल से मैंने व्हीलचेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड के नीचे किया और व्हीलचेयर पर बैठ गया। इस चीज को करते हुए मैं पसीने से तर हो गया था। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। रात के वक्त सामने वाले कमरे से मेरी बीबी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज मुझे दवाई खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर मेरे सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीबी की अजीबोगरीब आवाज़ आती, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था और जब मेरी बीबी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट होती थी। उसका हसीन रूप इस वक्त और भी जगमगा रहा होता। इसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोती हो, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह मुझे कोई जवाब नहीं देती, बस हल्के से मुस्कुराती और मेरे बेजान पाँव को देखने लगती, जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द हो, मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाने लगी थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती, मुझे खाना भी अपने हाथों से ही खिलाती थी। लेकिन रात को वह खूबसूरत कपड़े पहनती, खूब तैयार होती और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। वह रात भर जो तकलीफ मुझे दे रही थी, वह मेरी रूह को तड़पाने वाली थी। एक बार मैंने खाना खाते ही उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि विधि, तुम रात को मेरे पास रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी और नमी से भीगी हुई थी। यह मेरी बीबी की आखिरी हद थी, जो तकलीफ में कई रातों से सह रहा था और वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं क्या, कोई भी मर्द यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने झट से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़वाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से ले गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे गया। मैंने कहा, डॉक्टर बहुत यकीन से कह रहे थे कि मैं चलने लगूंगा। और फिर हम दोनों दोबारा से। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से विधि ने जमीन पर पटका, फिर गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़ी और मुझे गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। रब ना करे तुम ठीक हो, ऐसे ही रहो बेबस और मोहताज। वह बड़े गुस्से से मुझसे कह रही थी। गैलरी की दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी, जिस कदर वह मुझे आगे कर चुकी थी। देखकर मेरी जान निकली कि वह मुझसे गुस्से से लाल थी। वह गुस्से से लंबी लंबी सांस बढ़ा रही थी। फिर मेरी व्हीलचेयर पीछे कर दी, मुझे अपने कमरे में ले आई और बेड पर लेटा दिया और दवाई खिलाकर मेरे कमरे का दरवाजा पूरा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर से इसके दरवाजे को बंद किया जिस कमरे में वह रहने लगी थी। उसका एक दरवाजा पीछे की तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज इसके कमरे से आती थी, यह सुनकर मैं लम्हा लम्हा मौत का मजा चख रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता इस आदमी को, जिसके साथ मेरी बीबी हंस हंस कर बातें कर रही थी इस बंद कमरे में और न जाने क्या क्या कर रही थी। लेकिन मैं बेबस और मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि आज मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसीलिए बड़ी मुश्किल से मैं चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्तौल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने के कमरे से अभी हंसने और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कमरे के हाल में जाकर देखा तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथों से बंदूक गिर चुकी थी, क्योंकि सामने मेरा ही वह अपना खूबसूरत हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सांस लेकर धुआं उठाते हुए कहा कि मिस विधि, मेरी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले में आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ शादी। मैंने इस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था।
इसकी नजरें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती जिसकी इसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो कभी शादी पर। औरत अगर हसीन हो और इस पर बेबस और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में और भी मजा आता है। इसीलिए मैं जिस कदर विधि की बेबसी से मजा उठा सकता था, उसकी आंखों में झिलमिला रहे आंसू मेरे अंदर के मर्द को सुकून दे रहे थे। एक खुदा लड़की के लिए शादी का फैसला करना बहुत मुश्किल था, जिसमें मैंने भी इसको उलझा दिया। इसका बाप इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और वह बेबस आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बैठी थी। इस वक्त उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से शादी के पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट सी छा गई। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक कली को खरीद लिया। इसे भी 4 दिन अपने कमरे की जन्नत बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज की तरह फेंक दूंगा। मेरे लिए औरत की शायद इतनी ही अहमियत थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने वक्त गुजारा जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि विधि किसी आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की न थी, कोई बला ही थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से शादी के पेपर इसके हाथ से लिए और अपने साइन किए। मेरे ऑफिस के रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील साहब बैठे थे, जिन्होंने बाकी की कार्रवाई की, और वह हसीन और खूबसूरत विधि एक मलिका लग रही थी, लेकिन बस चंद महीनों के लिए। मैंने अंदर ही अंदर सोचा था। विधि अपने आंसू पोंछ रही थी। उसने चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए। मैंने कहा, विधि, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगे। मुझ में अब इतना सब्र भी नहीं था कि उसका इंतजार करता। उसने पलटकर मुझे तड़पते हुए देखा। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती कि वह जिंदा बचेगा या नहीं, इसीलिए एक रात मुझे अपने बाप के पास गुजारने दीजिए। मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारे बाप को इस चेक की जरूरत है और वह बहुत जल्द और हिफाजत से उस तक पहुंच जाएगा। प्लीज मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इस वक्त का इंतजार था। यह कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरी मिन्नतें करती रही, मुझसे बस कुछ घंटे मांगती रही कि इसे इसके बाप के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इस लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद इसकी बेबसी और बहते आंसू देख रही थी, इसलिए मैं हंसी से गाड़ी चलाता रहा। एक अमीर और अयासी किस्म का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं खरीदे होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पड़ी थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। मैंने शादी भी अभी तक इसीलिए नहीं की कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं कि कुछ रात के मजे के बाद मुझे अच्छी लगी हो। मैंने विधि को अपने फ्लैट के बेडरूम में लाकर छोड़ दिया। वह आंसू बहा रही थी। मैंने कहा कि 20 लाख दिए हैं मैंने तुम्हें, नहीं मरेगा तुम्हारा वह बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही कपड़े पहनने को दिए जो कुछ दिन पहले मैंने इसे दिए थे, और बदले में इस लड़की ने मेरे मुंह पर वे कपड़े दे मारे और एक थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके चली गई थी कि वह उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों की खातिर इज्जत बेचे। और आज मैंने इसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वह महज 20 लाख की वजह से मेरी बीवी बन चुकी थी। जब तक मेरी ख्वाहिश होती और मैं जब चाहता इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लेता। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने इसे 20 लाख का चेक ही दिया था, और वजह इसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश और नींद उड़ा रखी थी। मैंने इसकी कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं चाहता तो उसी रात इसे जबरदस्ती अगवा भी कर लेता, लेकिन मुझे इसे बेबस और मजबूर देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए भीख मांगते आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती आए। फिर ऐसा ही हुआ, और आज वह मेरे सामने उन कपड़ों में मौजूद थी जिनमें मैं उसे देखना चाहता था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया और उसके साथ विधि मेरे ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, जिसकी तनख्वाह भी कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने, और उसके कमरे से बाहर निकलते वक्त
अचानक मेरी नज़र विधि पर पड़ी तो उसका खूबसूरत हुस्न देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया। वह बहुत ही हसीन लग रही थी। मेरी नज़र सरू से उस पर उठ पड़ी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो पलटना ही भूल गई थी। शायद मेरी नज़रों की चमक का असर था। विधि उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं, इसीलिए विधि ने मुझे बड़ी ही नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं किसी काम से बाबा के ऑफिस में आया था, लेकिन विधि ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वापस अपने पापा के रूम में गया। मैंने उनसे विधि के बारे में पूछा तो वह कहने लगे कि वह कुछ महीने पहले ही उनके ऑफिस में काम कर रही है, मेहनती है। मैंने कहा मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है। अगर वह विधि से कहे कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था। विधि को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहला काम यही किया कि तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई, लेकिन अब तक मेरी खुशी के बारे में इसने नहीं सोचा था। इसे काम करते हुए कुछ हफ्ते ही गुजरे थे। मैंने इसे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का मॉडर्न लुक चाहिए, इसलिए अगर वह इस तरह के सूट न पहनकर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करे तो अच्छा होगा। इसके लिए मैं इसकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं उसे वापस मेरे पापा के ऑफिस में भेज दूं तो बेहतर होगा, क्योंकि इसे यह सब मंजूर नहीं था। वह कम तनख्वाह पर काम कर लेगी, लेकिन मेरी शर्तों को नहीं मानेगी। उसने इनकार करके मेरे अंदर तो एक आग सी लगा दी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं यह तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर के हालातों की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी की दलीलें पेश करती हैं। अपना हुस्न सादगी में छुपाकर हम जैसे अय्याश मालिकों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अगले कुछ दिन बाद विधि से कहा कि उसे मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए वह मेरे साथ चले। सबसे पहला सवाल उसने यह किया कि क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वह इससे ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगी। मैंने कहा हाँ, हम ऑफिस टाइमिंग तक लौट आएंगे। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। वे मीटिंग और लंच के बाद चले गए। मैं विधि को बहाने से इसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब उसे अपने इरादे से आगाह किया तो वह गुस्से से लाल हो गई। मैंने 20 लाख का चेक और शॉर्ट कपड़े उसके सामने रख दिए और यह भी कहा कि मैं जब तक चाहूँ उसे यूज कर सकता हूँ। वह मुझे इनकार नहीं करेगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहती है, लेकिन उसने गुस्से से वे कपड़े मेरे मुंह पर मारे। कहने लगी कि वह एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे अंदर बैठे घमंडी शख्स को कहाँ हजम होती। इसलिए मैंने सबसे पहले पापा से विधि की बुराई की और कहा कि वह भी उसे नौकरी पर ना रखे। और उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया और साफ साफ विधि से कह दिया कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो अपनी शराफत और इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आइएगा। और उसने मेरी शर्त मान ली। आज वह लड़की पूरी तरह से मेरी थी और मेरे ही बेडरूम पर बैठी बेबसी के आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने चंद दिन में खत्म कर दी। मेरे अंदर का शख्स अपनी बात इस कमजोर लड़की से मनवाकर अंदर से बड़ा बेफिक्र हो चुका था। इस लड़की का बाप तड़पता तड़पता अस्पताल में इसे पुकारता पुकारता दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल में अपने बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस लड़की का पापा के अलावा और कोई न था। कुछ दिन तक वह अपने बाबा का शौक मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तड़प बढ़ने लगी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं इसे बीबी बनाकर नहीं रखना चाहता था, लेकिन शायद इसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी उतरा नहीं था, इसलिए इसे वापस अपने फ्लैट में ले आया। इस बार इसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का बुखार है, जैसे ही विधि के हुस्न का असर मेरे सर से उतरेगा मैं इसके हाथ में तलाक के पेपर पकड़ा दूंगा। लेकिन वह किसी नशे की तरह मेरे अंदर चढ़ने लगी।
हर बार मुझे पहले से ज्यादा हसीन लगने लगी थी, इतनी कि मैं कई घंटे इसे देखता रहता था। हालांकि विधि की आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक नफरत का जज्बा था। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतना ही मुझे वह अच्छी लगने लगती। उसका उदास चेहरा भी मुझे बहुत बहाने लगा था। एक बार वह बीमार हो गई तो मेरी जान पर बन आई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे विधि से मोहब्बत हो गई है। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई। 4 महीनों की बजाय 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी वह मेरी बीबी ही थी। एक बार उसने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि मैं उसे तलाक कब दूंगा, क्योंकि मैं उसे यह सब पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या 1 महीने ही रहूंगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ रहे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर हाल में तलाक चाहिए। वह रोते हुए यह सब कुछ कह रही थी। मैंने कहा कि विधि, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम जैसे यहाँ रह रही हो रहती रहो। वह मुझसे लड़ने झगड़ने लगी थी, कहने लगी कि मैं उसे छोड़ दूं। मैंने बहुत चाहा कि मैं उसे समझाऊं, लेकिन वह समझ ही नहीं रही थी और मैं इसी टेंशन में घर से निकल गया। गाड़ी भी मैंने तेज रफ्तार में कर रखी थी। नतीजा यह निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी उलट गई और मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे माँ बाप के साथ विधि भी वहां मौजूद थी। उसी वक्त मैंने अपने माँ बाप के सामने विधि को अपनी बीवी स्वीकार कर लिया। मेरे बाबा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए, लेकिन जिस हालात में मैं पहुंच चुका था वह मुझे कुछ कह भी नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी और मैं विधि के साथ फ्लैट में चला आया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी मुझसे बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवाई देने के बाद वह कमरे से बाहर निकल जाती और फिर पूरी रात कमरे में नहीं आती थी। आज मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह सामने वाले कमरे में थी, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से आवाज आ रही थी। इस वक्त कौन था जो कमरे में विधि के साथ मौजूद था? मेरा दिल घबराने लगा। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन यह मेरा वहम तो नहीं था, क्योंकि ऐसी आवाजें मैं रोज सुनता था। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज घर आता था। जो भी जरूरी काम होता मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता और वह फिर चला जाता। काफी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी बीबी के कमरे में यूं बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? तो वह कहने लगा, हाँ मैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखता रहा। विधि भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ पेपर मेरे सामने रखे और कहने लगी कि तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है। अगर मैंने उसे तलाक न दी तो वह मुझे जान से मार डालेगी। मैंने विधि को देखा और कहा कि मुझे तुमसे इसलिए मोहब्बत हो गई थी कि मुझे तुम्हारी शराफत पर यकीन था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यह नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ ऐसा घिनौना पाप भी कर सकती हो, क्योंकि पाप का रिश्ता तो मैंने भी तुमसे कायम करना चाहा था और बदले में मैंने तुम्हें लाखों देने चाहे, लेकिन तुमने अपनी शराफत को अहमियत दी थी। तो फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदले जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। मैंने जमीन पर गिरी पिस्तौल हाथ में ली और अपने कांपते हाथों से उसे थमा दी। वह रोने लगी। वह मैनेजर कहने लगा कि विधि मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहां किसी ने मुझे झूठे इल्जाम में जेल में भेज दिया। लेकिन जब मैं वहां से छुटकर वापस आया तो विधि की बातों ने मुझे बहुत तकलीफ दी। तुमने मेरे बाबा के साथ जो कुछ किया था, मैंने और विधि ने इसका बदला लेना चाहा। इसीलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए यह ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया। मैंने विधि से अपने रवैये की माफी मांग ली। औरत का दिल मर्द से कई ज्यादा बड़ा होता है। उसने मुझे माफ कर दिया और अब हम दोनों बहुत खुशी खुशी रह रहे थे।